नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी इस खास पेशकश में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे विशेषज्ञों या कुछ ऐसे व्यक्ति को आपके सामने ला सके जिनसे जानकारियां बटोर के हम आप तक पहुंचा सके। उसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर सुशील जैन जी मौजूद हैं, जो कि एक चेस्ट रोग विशेषज्ञ है, जिनसे हम जानेंगे कि पिछले करीबन एक साल जो कोरोना महामारी के होने जा रहे हैं, तो उसके क्या लक्षण हैं, उससे बचाव किस तरीके से किए हैं। हालांकि पिछले एक साल में हमने कई सारे जो है कोरोना से बचाव, कोरोना के लक्षण, इन सब के बारे में सुना है, जाना है, लेकिन एक डॉक्टर से रूबरू होकर जानना, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि हमारे स्टूडियो में जितने भी गेस्ट अभी आते हैं, तो मेरा सबसे, चूंकि आप एक डॉक्टर भी, तो आपसे तो बहुत ज्यादा ही मैं ये जानने को इच्छुक हूँ कि एक डॉक्टर का कोरोना काल कैसे बीता। हमारा पिछला एक साल बहुत मुश्किलों में गुजरा। हज़ारों पेशेंट्स थे, सबको देखना, इलाज करना, कंटिन्यूस फ़ोन कॉल्स, खूब प्रेशर था। हज़ारों पेशेंट्स एडमिशन्स थे, बहुत सिक पेशेंट्स हमने ट्रीट किए। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर, बहुत मुश्किल साल था हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी बहुत मुश्किल साल था। और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जंग जारी है और ये शायद ये साल भी हमारा मुश्किलों में गुजरेगा ऐसा लगता है। तो अभी भी संभलना है, अभी भी ध्यान रखना है, अभी भी केयर करना है। अगर अभी भी हम नहीं संभलेंगे तो शायद मुश्किलें बहुत होंगी और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से लड़ाई अभी भी जारी है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी जो है कोरोना के ग्राफ जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि कोरोना के लक्षण, कोरोना अगर किसी को है तो हम खुद, अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले हम खुद कैसे, हमको मालूम चलेगा कि वो कोरोना है? क्योंकि नॉर्मल वायरल जो होता है या मौसमी बीमारी जो बोलते हैं, और उसके सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स काफी हद तक सेम है। तो आप एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे कोरोना के लक्षण के बारे में? देखिए, कोरोना में नॉर्मल सर्दी खांसी जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। अभी इस वक्त अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार ऐसे सिम्टम होते हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाके उसका टेस्ट करा लीजिए, वो ही बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके से हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों में कंतर करना संभव नहीं है। तो अपने को जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी बुखार या फिर अभी कुछ मरीजों में हम उल्टी दस्त वैसे भी सिम्टम देख रहे हैं अभी कुछ समय से, तो ऐसे अगर सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके जांच करवाना आवश्यक हो गया है। उसके बगैर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते। तो आपने उसकी जांच कराना और डॉक्टर के पास जाके मिलना जरूरी है। कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी आई है, एक ऐसा वायरस आया है डॉक्टर साहब, कि लोग, मतलब अगर जिनको सर्दी खांसी हुई है या फीवर हुआ है, तो वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने से, जाने से डर रहे। क्यों? इसलिए डर रहे हैं कि कहीं हमको सही में कोरोना ना हो गया हो। तो उस डर को कैसे हम लोगों के मन से निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो इससे रिवर्स होना चाहिए कि अगर है कोरोना तो आपको इलाज करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस लेट होता है तो आपके जान को खतरा बढ़ जाता है। अर्ली स्टेज में कोरोना का इलाज हमेशा बेहतर होता है, पेशेंट बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो मरीज लेट आते हैं डर के कारण या अनजाने नहीं रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, जो लेट आते हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत खराब है। ऐसे पेशेंट्स की मौतें ज्यादा होती हैं, ऐसे पेशेंट ज्यादा सीरियस होते हैं, ऐसे पेशेंट ज्यादा आईसीयू में जाते हैं। इसलिए अगर आपको शुरू के लक्षण अगर नजर आते हैं, सर्दी खांसी बुखार या इससे सिमिलर अगर सिम्टम्स होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जांच करा लेनी चाहिए। मन से शंका दूर कर लेना बेहतर होगा, रादर देन आप बाद में पहुंचे जब आपकी हालत खराब हो गई है, आप सीरियस हो गए। उस वक्त मरीजों का दवाओं का मरीजों का असर उतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर आप जल्दी पहुंचे तो। इम्यूनिटीज की अगर मैं बात करूं, तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ था तब से हम इम्यूनिटीज का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे थे। तो हमारी इम्यूनिटीज का क्या रोल है कोरोना वायरस में, क्या रोल है? देखिए, इम्यूनिटी का रोल ये होता है कि जो व्यक्ति जैसे कि 60 साल के ऊपर हैं, डायबिटिक हैं या जिनको और दूसरी बीमारियां हैं, वो मरीजों को कोरोना एक तो जल्दी हो सकता है नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा, और उनमें सीरियस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शरीर की इम्यूनिटी का रोल ये रहता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ज्यादा सीवियर फॉर्म में होगा और उसका रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते। इसलिए जो मरीज जिनको
ऑलरेडी कोई पहले से कोई बीमारी है या कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है या कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कैंसर के पेशेंट है या किडनी के बीमारियों का मरीज है, अगर उनमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें और जल्दी जाके अपनी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, अगर इम्यूनिटीज की मैं बात करूँ, इम्यूनिटीज अगर हमारी वीक है तो इम्यूनिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के क्या तरीके होंगे? देखिए, तो ऐसा ऐसा कोई कोई दवाई नहीं है हाँ। जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। आप नॉर्मल जीवन जीजिए, नॉर्मल खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपने वर्जिश कीजिए, अपना ध्यान रखिए। नॉर्मल जो अच्छी लाइफस्टाइल है उसको आप फॉलो करेंगे तो वही आपकी इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे जो इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम से जो आज हजारों दवाइयाँ मार्केट में है, उनका रियल में कोई बेनिफिट प्रूवन नहीं है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जो कि सिर्फ मरीजों को गलत दिशा में ले जाता है। उसके चक्कर में मरीज जांच नहीं कराते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, बाद में फिर सीरियस होकर अस्पताल पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मार्केट में जो है इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे कई सारे केमिकल से लुप्त जो है वो चीज आ रही है, दवाइयाँ आ गई, पाउडर आ गई, जो भी हो गई। तो इन दिनों अगर मैं खान पान की बात करूँ तो एक ह्यूमन बॉडी को किस तरीके के जो है खान पान लेना चाहिए अगर वो कोरोना वायरस से ग्रसित है तो, और अगर नहीं है तब भी? देखिए, नॉर्मल जो आप सादा खाना खाते हैं, जो दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सैलड मिल्क, आप जो नॉर्मल लेते हैं वही लीजिए। इसके लिए अलग से कोई विशेष स्पेशल खान पान की आवश्यकता नहीं है। आपको वही खान पान लेना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं या आपने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना रखी है कि आप टाइम पे नहीं खाते हैं, सोते नहीं है टाइम पे। आपकी लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आपको डिजीज ज्यादा होगी। तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। प्रॉपर खान पान करते रहें। जो नॉर्मल किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जो खाना चाहिए वो खाने से वो ही सफिशिएंट है। उसके लिए अलग से कोई विशेष खान पान की आवश्यकता नहीं है। खाने की अगर मैं बात करती हूँ तो शुरू से हमने सुना कि जंक फूड या नॉनवेज उसमें जो है उसको खाने से जो है या उसमें कोरोना के इफेक्ट ज्यादा पड़े, तो उस चीज का डायरेक्ट कोई इसका रिलेशन नहीं है। जंक फूड या नॉनवेज का कोविड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नॉनवेज के लिए आ रहा था कि नॉनवेज का जो है मतलब ऐसा कोई, देखिए, कुक्ड फूड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली पहले जो था कि कुछ नॉनवेज को लेके बातें उठ रही थी, लेकिन अगर कुक्ड फूड है तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुक फूड इज सेफ और फूड का डायरेक्ट कोविड से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाइए, नॉर्मल रहिए, वही सफिशिएंट है। और इस बीमारी का कोई डायरेक्ट रिलेशन फूड से नहीं है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं, नॉनवेज जो प्रेमी है, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कोरोना वायरस को लेके। तो एक होता है कि इतने टेम्परेचर पे अगर आप कुक करते हैं तो उसमें अगर कुछ भी इन्फेक्शियस चीज है तो वो मर जाती है। देखिए, प्रॉपरली कुक फूड इज सेफ। प्रॉपरली कुक फूड इज सेफ, उसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आई डोंट थिंक उससे कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है। अगर अच्छे से कुक नॉर्मल आप घर पे जो खाना पका के आप खाते हैं उसमें दे आर सेफ फॉर अस। जी, अब अगर मैं बात करूं कोरोना से बचाव के लिए, हालांकि सबको कहीं ना कहीं पता ही है कि कोरोना से बचाव क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो, मैं हो, हमारी जनता हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है जिसके वजह से जो है कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो मैं, क्योंकि एक डॉक्टर की बात जो है वो लोग ज्यादा मानते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कोरोना से बचाव के क्या उपाय? एक ही चीज कहूंगा, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप अपने परिवार और खुद का ध्यान रखें। सरकार हमेशा आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी, अपने परिवार की हेल्प करनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो शुरू से हम लोग बोल रहे हैं। पहला तो मास्क लगाना, कहीं भी भीड़ में जा रहे हैं, स्पेशली घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना। दूसरा है आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखें और भीड़ में जाने से बचें। भीड़ भाड़ में वाली जगह में न जाएं और अगर कभी बहुत आवश्यक हो रहा है तो अच्छे से मास्क लगा के जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना सेफ नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। तो ये 3 चीज हैं जो शुरुआत से हम बोल रहे हैं, लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट वापस दिखने लगा है। वापस नंबर बढ़ने लगे हैं। अभी पूरे इंडिया में बहुत केसेस हो रहे हैं और हम जो अभी यूरोप और अमेरिका में जो सेकेंड वेव चल रहा है, इंडिया में बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो इस वक्त अब ऐसा डर है जो हम लोगों के मन में कि अगले 3 महीने शायद हमारे लिए भी मुश्किल होंगे। अप्रैल मई जून शायद हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। वापस अस्पतालों में बिस्तर की कमी शुरू होने की संभावना है। ऑलरेडी हम लोगों को कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं जो बीच में काफी बंद हो गए थे, वापस
कोरोना को लेके बहुत सारे मरीजों के कॉल्स आने लगे हैं, अपॉइंटमेंट्स होने लगे हैं, कंसल्टेशन होने लगे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं। तो इससे लगता है कि वापस कोविड बढ़ रहा है और लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, लोगों को भय खत्म हो गया है, जो कि गलत है। आपको अपना और अपने परिवार का बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई यंग पेशेंट मान लो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, उसको तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो घर जाता है, अपने पेरेंट्स के पास जाता है, अगर उनको हो गया तो उनकी जान के लिए खतरा ज्यादा होगा। तो यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है खतरा, लेकिन उससे ज्यादा एल्डरलीज में होगा। तो आप अपने घर अगर कोविड पॉजिटिव होकर घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने परिवार में जो सीनियर सिटीजन उनके साथ रहते हैं, तो उनको ज्यादा रिस्क है लाइफ का और वो डेंजरस हो सकता है, उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो प्लीज गवर्नमेंट का हमेशा आपको वो नहीं कर सकते कि आप गवर्नमेंट आपके लिए लॉकडाउन लगा देगी या ये सब प्रैक्टिकल होना मुश्किल हो गया है। ये प्रैक्टिकल बोल लीजिए, पॉलिटिकल बोल लीजिए, वॉट एवर रीजन, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, वो नहीं कर पाएंगे। अब हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जब हम खुद नहीं समझदारी से काम लेंगे तो इस बीमारी से हम नहीं लड़ सकते। और अल्टीमेटली अगर आपकी गलती से आपके परिवार के एक सदस्य को भी कुछ हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसमें। तो आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना आवश्यक है। हर व्यक्ति को ये चीज समझनी पड़ेगी। ये अब एक साल में इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है, हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में मर रहे हैं, हजारों पेशेंट सीरियस होकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट में फैमिलीज का फाइनेंशियल इतना प्रेशर हो रहा है। तो ये सब चीज देखते हुए एक ही सलाह है, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। बचे, इससे दूर रहें। सिर्फ 3 सिंपल चीजें हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड क्लीनिंग। ये बेसिक्स था, शुरू से था और अभी भी है, और हम अभी ये रहेगा। तो इसका हमने ध्यान रखना है, इसके बगैर हमारा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगर वैक्सीनेशन पॉसिबल हो, आपकी 60 के ऊपर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और 45 to 60 स्पेसिफिक बीमारियों वाले लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो अगर कोई व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है तो प्लीज जाके उनका वैक्सीनेशन कराइए। गवर्नमेंट की बहुत तेजी से ड्राइव चल रही है। ऑलमोस्ट करीब मेरे ख्याल से 4 करोड़ लोग, करीब 3.7 करोड़ लोग अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं इंडिया में, जो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। तो जितने लोग जो संभव हो, जो उसके लिए एलिजिबल हो, स्पेशली एल्डरली या जो 45 के ऊपर है, जिनको स्पेसिफिक डिजीज है, उनको, जिनको अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें जाके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वो बहुत आवश्यक है। प्लीज कराइए, इससे डरिए मत, ये सेफ है। जी बिल्कुल। बात तो थी लॉकडाउन जब हुआ था सर, तब लॉकडाउन में तो हम अपने आप को घरों में कैद करके कहीं ना कहीं सेफ थे, क्योंकि अब उसको फाइनेंशियल दिक्कत बोले, देश की अर्थव्यवस्था बोले, या जो भी उसको नाम दे, उसके अनलॉक कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो छत्तीसगढ़ स्टेट में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति अभी तक तो नहीं, स्थिति क्या, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया है। तो लेकिन इसमें अनलॉक जो हुआ है, सब अपने अपने काम में रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, न्यू नॉर्म्स जो आया, ठीक है, अब उस बीच में अपने आप को कैसे बचाए कोरोना से? मैं बोला अल्टीमेटली सबको समझदार बनना पड़ेगा। बचाव के तरीके सिंपल है, कोई बहुत हाईटेक कुछ नहीं है। आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोविड होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर सामने वाला व्यक्ति और आप दोनों मास्क पहने हुए हैं, तो अगर सामने वाले को कोविड है भी तो आपको होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो दोनों व्यक्ति अगर मास्क पहने हुए हैं तो संभावना कम हो जाती है। डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो और संभावना कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, जितना आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, आपको कोविड होने की संभावना कम रहेगी। और अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत जाके जांच कराइए, उसका इलाज कराइए। इलाज संभव है, हमने हजारों मरीजों को इलाज करके ठीक किया है, लेकिन अर्ली स्टेज में आना आवश्यक है। सिम्टम्स जैसे ही आते हैं तुरंत उसकी जांच और इलाज कराना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारा भी शुरू से यही कहना है आप सबसे कि आपके बचाव आपके हाथ में है, गवर्नमेंट, डॉक्टर सब आपके सपोर्ट में है, लेकिन आपको खुद में भी सावधानी बरतनी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं अब वैक्सीनेशन की बात करूँ तो वैक्सीनेशन का दूसरा तीसरा फेज चालू हो चुका है। देश भर में करोड़ों लोगों को वैक्सीन, प्रदेश में भी लाखों लोगों को लग चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी वैक्सीन के एक डर, वैक्सीन के साइड इफेक्ट और वैक्सीन का एक जो डर है वो कहीं ना कहीं पब्लिक में है। तो वैक्सीन के बारे में जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, वैक्सीन फेयरली सेफ हैं, इनसे कोई ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी लगवा लिया है। तो पहली चीज, आई हैव बीन वैक्सीनेटेड फुली, और आप सब भी लगवा सकते हैं। सेफ्टी पूरी चेक करके ही वैक्सीन मार्केट में आती है, ऐसे अलाउड नहीं रहती है। सेफ्टी इज कंफर्म। इफेक्टिवनेस, यस, थोड़ा सा अब इसमें थोड़ी शंका रहती है, लेकिन
अभी जो करेंटली अवेलेबल वैक्सीन है वो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है और वैक्सीनेट करना आवश्यक है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज जाके वैक्सीनेट करा दीजिए। जब तक कि गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं करती तो एटलीस्ट जो कैटेगरीज में अलाउ है उनमें जाकर उन लोगों को जाके वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत बुखार, बॉडी एक, अगर कोई भी वैक्सीन के साथ होता है, आप बच्चों को भी वैक्सीनेट कराते थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनको भी कभी बुखार होना या थोड़ा इंजेक्शन के साइड पे दर्द होना, ये सिंपल लक्षण हमेशा किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। अदरवाइज ये सब फेयरली सेफ है, पूरी दुनिया में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। आप सब भी अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज जाके वैक्सीनेट करा लीजिए। ये सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करती हूँ तो ह्यूमन बॉडी जो है, हर किसी की बॉडी, हर किसी की स्किन, हर किसी का जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तो वैक्सीनेशन का जरूरी नहीं है कि आपने अगर लगाया है तो अगर आपको साइड इफेक्ट या छोटे से जो भी वैक्सीनेशन लगाने से होता है तो वो जरूरी भी नहीं है कि वो मुझे भी हो या किसी और को भी, सामने वाले को भी वही चीज हो। तो ह्यूमन बॉडी पे अलग अलग जो इसके इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो यूजुअली बहुत माइल्ड है, वो सब सेफ है। अधिकतर मरीजों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा बहुत माइनर सिम्टम जैसे कि बॉडी एक होना या फीवर आना, ये किसी भी वैक्सीन में होता है। इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे आर वेरी सेफ। एवरीवन हु इज एलिजिबल शुड गो एंड वैक्सीनेट। ये बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी है। गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के वैक्सीन को मार्केट में अलाउ करती है। ऐसा नहीं है सब सेफ्टी मेजर्स लेके फिर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अनसेफ होंगे और गवर्नमेंट कॉमन पब्लिक के लिए अलाउ करेगी। तो ये सब बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करने के बाद इसे हम पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया है और प्लीज इसका उपयोग कीजिए। यही आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है अभी करंट सिनेरियो में। बिल्कुल 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 सहमत हूँ मैं, बिल्कुल आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारी भी आपसे यही अपील है कि वैक्सीनेशन अगर लाई गई है तो उसकी पूरी तरीके से जांच करके, उसका ट्रायल करके तभी उसको गवर्नमेंट में जो है हम तक पहुंचाया है और हमें हमारे भले के लिए ही पहुंचाया है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि अगर आप, गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया सेट की है उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो प्लीज जरूर जाइए, वैक्सीनेशन लगाइए। शुरू से आ रही है कि यह वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है। अब हमारे साथ हम जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी बता ही दिया है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से जो है वो सेफ है। तो आप भी जाइए, वैक्सीनेशन लगाइए। वैक्सीनेशन लगाने से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से आप जो है पूरी तरीके से जो है बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब आपके साथ इस चर्चा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चल साथ चले हम, हर कदम शुभ कदम, प्यारे प्यारे बचपन में खेले कूदे आंगन में, स्कूल की प्रेयर, कॉलेज का डेयर, जिंदगी में नौकरी, एक नई जिंदगी, चलना ही है इस जीवन में। हर कदम में आपका हमसफर, शुभ कदम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे थे, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील जैन जी से, जो एक चेस्ट रोग विशेषज्ञ है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के एक्चुअल लक्षण क्या है, वैक्सीनेशन का क्या प्रभाव है, इसके बचाव कैसे हैं। इस चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, प्रॉपर लॉकडाउन की, जब स्टार्टिंग में प्रदेश में जो है, छत्तीसगढ़ में है, कोरोना का केस आया था, जहां तक मेरे को याद है वो मार्च का ही टाइम था जब पहला केस जो है वो समता कॉलोनी की जो एक लड़की को हुआ था, जो बाहर से आई थी, उसको आया था। तो वो मार्च का ही समय था। अब फिर हम मार्च में हैं तो लगभग करीब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो कितना मुश्किल था, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बात को अभी हम रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए कितना मुश्किल था वो दौर? बहुत मुश्किलें थी, बहुत मरीज थे, इतना प्रेशर था, हजारों मरीज थे, बेड्स अवेलेबल नहीं थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था, स्पेशली सितंबर अक्टूबर के समय में, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था। शुरुआत अप्रैल मई जून से धीरे धीरे होने लगी थी, लेकिन जो पीक था, जो हम लोग करीब आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने हमारे बहुत ख़राब थे। हजारों पेशेंट थे, बेड्स की इतनी मारामारी थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे।
पेशेंट्स का इलाज बराबर समय पे नहीं हो पा रहा था, पेशेंट टाइम पे आ नहीं रहे थे, और अगर जो आना चाहते थे उनके लिए सुविधाएं अवेलेबल कम थी। जितना हमको प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए था वैसा शायद नहीं था, बहुत सरकारी और गैर सरकारी दोनों अस्पतालों में। बट धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, चीज़ों को बहुत सुधार आया और बहुत सारे मरीजों का इलाज संभव हो पाया, बहुत जाने बचा पाए हम। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट समय था मेरे 20 साल के करियर में, शायद सबसे डिफ़िकल्ट समय था जब हमने इतने मरीजों का इलाज किया। एक आई थिंक सितंबर में करीब 500 पेशेंट्स हमने एडमिट किए थे। दैट वाज अ मैसिव नंबर। उस वक्त इतने पेशेंट थे कि हमको वी वर वर्किंग एट ऑलमोस्ट 300% कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे थे उस वक्त। तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और लेकिन लकीली बहुत अच्छे से सब मरीजों का इलाज हो पाया, बहुत मरीज बच पाए, और एक ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम उस फेज से निकल गए। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अभी भी कोरोना गया नहीं है। बिल्कुल, अगर उस दौर में मैं मरीजों की बात करूं तो मरीजों को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अचानक से आ गया कोरोना वायरस, हड़कंप मच गई उस चीज़ की, सबके मन में कोरोना को लेके बहुत ही ज़्यादा डर बैठा हुआ था। तो मरीज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जो कोरोना की पकड़ में आ चुके थे, उनको संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। पीपी पहन के काम करना संभव नहीं है। आप 12-12 घंटे पीपी नहीं पहन सकते, आप 4-6 घंटे में आपकी हालत खराब हो जाती है। सही बात। पीपी पहन के काम करना बहुत मुश्किल था, और कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे थे, और इतने फ़ोन कॉल्स थे, पूरे सब पेशेंट्स का मैनेजमेंट केयर करना कि किसी को सब बराबर इलाज हो सके। बहुत टफ टाइम था, बट लकीली उस टाइम से हम निकल पाए। अब ये वापस समय ना आए, बस ऐसी ही एक भगवान से प्रार्थना है कि ये स्थिति वापस ना आए। और लोगों से निवेदन है, प्लीज़ ध्यान रखिए, वो भयावह स्थिति वापस आ सकती है। बिल्कुल। अब अगर मैं कोरोना वायरस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका इफ़ेक्ट हमारे चेस्ट पे कितना पड़ता है, जैसा मैंने सुना है उस बारे में तो आप ही अच्छे से बता पाएंगे कि अगर वायरस गले तक है तो उसकी पहचान आसानी से हो सकती है, लेकिन अगर हमारी लापरवाही में, अगर मेरे को ही अगर कोरोना के सिम्टम्स है, लेकिन अगर मैं उसको ये समझ रही हूँ कि नहीं मेरे को वायरल हुआ है या मौसम चेंज हुआ है उस वजह से हुआ है, तो मैंने उस चीज़ को दरकिनार किया। अब वो चीज़ जो है कोरोना जो है वो मेरे गले से अगर नीचे पहुँच रही है, मेरे चेस्ट में पहुँच रही है, तो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट करेगी। मतलब बेसिकली अगर मैं पूछूं तो कोरोना वायरस का हमारे चेस्ट पे कितना असर पड़ता है? देखिए, कोरोना के कारण निमोनिया होता है, और ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकता है। इस कोरोना के निमोनिया से फेफड़ों को बहुत डैमेज हो सकता है, और पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, अब ये एक बहुत भयावह स्थिति है जो हम लोग बहुत मरीज देख रहे हैं जो कोरोना से तो निकल गए, लेकिन उनके फेफड़ों को इतना डैमेज हो चुका है कि वो अब हमारे पास फॉलोअप में आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट है जो फॉलोअप में रेगुलरली ऑलमोस्ट हर रोज ओपीडी में हम देख रहे हैं, जिनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो गया है, लंग्स की स्थिति अच्छी नहीं है, कई मरीज इवन ऑक्सीजन पे घर पे हैं। तो वैसी स्थिति जिनकी बहुत क्रिटिकल थे, निकल भी गए हैं, तो भी अब उनके लॉन्ग टर्म के लिए वो अब मरीज बन गए हैं जिनके फेफड़े पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उनको डिजीज के कोविड डिजीज के कारण उनके फेफड़ों को इंजरी हुई है जो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रही है। तो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम लोग को ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल वैसे मरीज हम बहुत देखेंगे। तो इसका हमको ध्यान रखना है, और कोरोना से बचाव लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूरी है। अगर मैं अब बात करूँ कोरोना की दूसरे स्ट्रेन की, जो ब्रिटेन से आ रही थी, यूके से आ रही थी, ब्रिटेन से यात्रियों जो आ रहे थे उनका जो है पूरे अच्छे तरीके, तो दूसरी स्ट्रेन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहली स्ट्रेन जो थी उससे दूसरी स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है, कितना हानिकारक है ये, इसके लिए क्या इलाज है, और इसके लिए जो है हम अपने आप को किस तरीके से तैयार रख सकते हैं? देखिए, कोरोना का वायरस म्यूटेट होता है, और इसकी कई वेरिएंट्स और या म्यूटेंट्स अभी आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में। कई टाइप की ऐसी स्ट्रेन्स दिख रही हैं जो थोड़ा म्यूटेशन करके वायरस चेंज होता है। इसमें स्पेशली जो बातें जो उठ रही हैं वो यूके की स्ट्रेन है या अफ्रीकन स्ट्रेन है, जिसके बारे में स्पेशली बहुत कंसर्न मीडिया में था। देखिए, ये जो स्ट्रेन्स हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेन से ये फ़र्क है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं या ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकते हैं, बट उनका वायरुलेंस या उनसे मरीज को बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे या नॉर्मल स्ट्रेन से, या उनके रिजल्ट्स बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। उनका भी इफेक्ट बॉडी पे करीब समान है। उनके इफेक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो बहुत और ज़्यादा लोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये कंसर्न है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में अभी दूसरे स्ट्रेन्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी रिसेंट आई थिंक 10 मार्च का जो मैंने अपडेट पढ़ा था WHO का, वो 250 या 300 पेशेंट के आसपास दूसरे वेरिएंट स्ट्रेन के जो कंसर्न वाले थे उनके थे।
तो उतने नंबर्स नहीं हैं, लेकिन इलाज में कोई विशेष बदलाव नहीं है। और जहाँ तक अभी तक की जो समझ है हमारी इस वायरस के बारे में, इनका वैक्सीन्स का भी इस पे इम्पैक्ट में कोई बहुत वेरिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगेन स्टडीज जारी हैं कि क्या इन पे वैक्सीन्स पूरी तरह से काम करेगी, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। बट संभावना है कि ये वैक्सीन इन पे भी काम करेगी, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का विचार है, और उस पर अभी भी काम चल रहा है। जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए मरीज हैं, वो जब ठीक होके जाते हैं वापस, तो लोग मतलब उनसे डरते हैं। एक जो होती है ना छुआछूत वाली भावना, तो उस चीज के लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे माध्यम से बताएं कि कोरोना जो है हालांकि छूने से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन एक पेशेंट अगर ठीक होके आया है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करना, कहीं ना कहीं उसका मोरल बहुत ज्यादा डाउन होता है उससे। नहीं, ये अपने सोसाइटी को समझना होगा कि कोविड आपको भी हो सकता है, कल को आप इनके साथ कर रहे हैं वो व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है। तो आपने उनका सहयोग करना है, और आई थिंक अब सहयोग इम्प्रूव हुआ है, पहले से लोग बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले जो डर था या कोविड पॉजिटिव है तो एकदम बिल्कुल वो रिजेक्ट हो जाते थे, लोग अंदर आने नहीं देते थे उनको सोसाइटी में। अब वैसी स्थिति नहीं रही है, अब लोग ज्यादा सहयोग करते हैं, और वो सहयोग जरूरी है कि आपका नंबर भी कभी भी आ सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि उन लोगों का केयर करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हेल्प करें। और यूजुअली हम लोग बोलते हैं करीब 17 दिन का आइसोलेशन के बाद आफ्टर बीइंग पॉजिटिव आप ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोई इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएशन है इसमें, कुछ 14 डेज बोलते हैं, कहीं 17 डेज तक का हम लोग सेफ जोन में जाएं। तो एटलीस्ट 17 डेज अगर आइसोलेटेड है कोविड पॉजिटिव होने के बाद, तो नॉर्मली दे आर सेफ, दे डोंट स्प्रेड द डिजीज मच। तो ये ऐसे पेशेंट्स को हम आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके परिवार में भी ये स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको अगर आप सहयोग करेंगे तो उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। तो हम सबको एज अ सोसाइटी इससे फाइट करना है, लोगों का सहयोग करना है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के भी नाते, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेशवासियों को कोई एक जो है मैसेज देना चाहे, या कुछ एक छोटी सी सलाह। देखिए, ऐसा है कि ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने चर्चा कर ली इसमें, लेकिन सबसे मेन बात है अभी भी कोरोना गया नहीं है। प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सरकार आपको बहुत मदद नहीं कर सकती, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। और 3 ही चीजें हैं जो हमेशा हम लोग बोलते आ रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड क्लीनिंग। इनका ध्यान रखेंगे, भीड़ में कम से कम जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। अब ये कहेंगे कि नहीं सब लोग जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, वैसा नहीं सर, आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। दूसरे गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी गलत करना है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उतना भी कर लेंगे आप तो एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं तो वही भयावह स्थिति जो पहले आई थी वो वापस आने की दिख रही है। अभी यूएस यूरोप में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे अस्पतालों में जगह नहीं है, और हम लोग यूजली उनसे 3-4 महीने पीछे चलते हैं। पिछले वेव में भी यही हुआ, वहाँ हुआ, फिर हमारे यहाँ हुआ, करीब 3 महीने का गैप था। वैसा ही स्थिति अब फिर आ रही है। अभी वहाँ पे पीक पे है, वहाँ हालात बहुत ख़राब है, और हम लोग अगर संभलेंगे नहीं तो हमारी भी हालत वैसे ही होने वाली है। और इस बार इम्पैक्ट और बुरा पड़ेगा, फाइनेंशियली, सोशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद हम संभल ना पाएँ। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि हम सब मिल के इसको जितना प्रिवेंट कर सकें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। हमको मैच्योरिटी आ जानी चाहिए 1 साल में कि नहीं है तो अभी भी बीमारी गई नहीं है, हमें संभलना है, हमें काम करना बंद नहीं करना है, लेकिन वो संभल के करना है, केयर के साथ करना है, सेफ्टी के साथ करना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूरी तरीके से मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आपके इतनी सारी अच्छी जानकारियां हमसे शेयर करने के लिए। हमारी यही कोशिश है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जो जानकारियां हमें मिली है वो हम प्रदेशवासियों तक पहुंचा सके, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो डर है, जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है कोरोना का लेके, वो निकल सके। तो हमारी भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूरे सेशन में बोला, पूरे सेशन में उन्होंने एक ही बात को रिपीट की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और इससे बचाव, इससे सावधानी, इससे सेफ्टी हमारे खुद के भी हाथ में है। गवर्नमेंट जो सारी चीजें कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए जितना कर सकते हैं वो सारी चीजें को करें। और हमें करना ही क्या है यार, 3 चीजें ही तो करनी है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, और सैनिटाइजर का यूज करो, जो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरीके से।
ऐसा नहीं है कि अनलॉक इसकी स्थिति चल रही है, हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को भूल जाए, क्योंकि छोटी सी चूक होगी तो उसका खामियाजा बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो दोबारा से वो स्थिति आने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। तो द न्यूज़ की टीम की ओर से, द न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से, द न्यूज़ के चैनल की ओर से मैं अपूर्वा सिंह आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से लड़ाई अभी भी जारी है। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करना ना भूलें, साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखें। तो इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज़।